नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो आपका प्रथम टेस्ट हुआ था मैथ के अंदर चैप्टर फर्स्ट वैदिक गणित का, उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आपको सही ढंग से देखना है कि कौन से क्वेश्चन को किस प्रकार किया जाता है, क्योंकि अगर उचित तरीके से हम क्वेश्चनों को नहीं करेंगे तो उसके पैटर्न के पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। क्योंकि क्वेश्चन जो होता है शुरू से लेकर लास्ट तक उचित पैटर्न से किया हुआ होता है, स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप के नंबर मिलते हैं। ये नहीं है कि मैंने आंसर निकाल दिया तो मुझे नंबर मिल जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आंसर तो किसी का देख के भी निकाल सकते हैं। तो आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप पूरे क्वेश्चन को हल करना है, और उसको सही ढंग से समझने के लिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को सही तरीके से देखोगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, 103 इंटू 97 को निखिलम विधि से हल कीजिए। अब आपको पता है निखिलम विधि से हल करने के लिए हम सबसे पहले इसे उतारते किस ढंग में है, आपको उस ढंग में इसे उतारना है। उतारने के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, दोनों संख्याओं को लेते हैं। तो ये दोनों संख्याएं हमारी, एक तो है 103 और दूसरी है 97। अब ये संख्याएं किसके आसपास है, यानी इनका आधार क्या ले, क्या इनमें आधार कितना है, क्या इनमें कोई उपाधार भी है, वो चीजें हमें ढूंढनी है। तो देखो 103 और 97 लगभग दोनों ही 100 के आसपास की संख्याएं हैं। तो हम इसमें आधार क्या ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं। तो इसमें आधार क्या होगा हमारा 100। अगर आधार 100 है तो ये संख्याएं कहीं 200, 300, 400 के नजदीक तो नहीं है। उस समय हमारा उपाधार अंक भी क्या होता, अलग अलग होता है सबके लिए। यहाँ पे उपाधार क्या होगा, 1 होगा, और जब उपाधार 1 होता है तो उपाधार को साथ में लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे आधार 100 है तो 103 के अंदर विचलन कितना है, हमारा विचलन होगा प्लस का 3, और यहाँ 97 यानी 97 तो हमारा विचलन क्या होगा, यहाँ विचलन होगा माइनस का 3। आ गई समझ में। 103 के लिए प्लस का 3 होगा विचलन, और 97 के लिए माइनस का 3 होगा। ये लिखने के बाद में हमें इसका सूत्र लगाना पड़ेगा कि निखिलम विधि को हल करने के लिए किस सूत्र से इसे हल करेंगे। सूत्र लगाने के लिए देखो इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है उपाधार इंटू संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन इंटू विचलन। तो सिस्टमेटिक ढंग से अगर देखें तो सूत्र होगा उपाधार इंटू संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन इंटू विचलन। ये किस लिए है, दो संख्याओं को गुणा करने के लिए। अब इस ढंग में देखो यहाँ पे एक उपाधार नाम आया हुआ है, इस उपाधार का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक को किसी से भी गुणा भाग करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं। ये कब काम आएगा, ये तब काम आएगा यदि यहाँ पर 103 की जगह जैसे ये होता 203 और यहाँ 97 की जगह जैसे ये होता 197, तो यहाँ पे विचलन तो प्लस का 3 और यहाँ पे माइनस का 3 ही रहता। लेकिन यहाँ पे आधार 100 होने के साथ साथ में उपाधार कितना हो जाता, 2। तब 2 यहाँ पे काम आता, क्योंकि 2 से गुणा करने पे फर्क पड़ता है। अब यहाँ से हमें संख्या उतारनी है। अब यहाँ पे जैसे संख्या लिखा हुआ है, उपाधार का तो कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट क्या लेंगे संख्या। संख्या दोनों में से आप कोई सी भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, चाहे 103 लो चाहे 97 लो। ध्यान ये रखना है जो संख्या लेंगे उसके सामने वाला विचलन नहीं लेंगे। अगर संख्या 103 ले रहे हैं तो विचलन कौन सा लेंगे, माइनस का 3। यदि संख्या 97 ले रहे हैं तो विचलन कौन सा लेंगे, प्लस का 3। अब देखो जैसे हमने ले लिया 103 संख्या के रूप में, तो विचलन कौन सा आएगा, माइनस का 3। आगे समझ में। आगे क्या है, ओब्लिक, तो ये ओब्लिक। अब हमें क्या करना, विचलन इंटू विचलन, यानी प्लस का 3 इंटू माइनस का 3। अब इनको हल करो, हल करेंगे तो ये हो जाएगा 103 माइनस 3 ओब्लिक 3 इंटू 3 कितने होंगे, माइनस के 9। 103 में से 3 निकालो, बच जाएंगे 100 ओब्लिक माइनस के 9। अब माइनस को हमें क्या बनाना है, प्लस। यहां से यदि एक उधर भेजेंगे तो उधर कितने जाएंगे, वो निर्भर करता है हमेशा ही किस पर, आधार पर। आधार 100 है तो एक भेजने पे कितने जाएंगे, 100 जाएंगे। तो यहाँ से हम भेजेंगे तो यहाँ कितने रह जाएंगे, 99, और यहाँ हो जाएंगे 100 माइनस 9।
तो मतलब बच गए 99/100 में से 9 निकालेंगे, कितने बचेंगे? 91। अब संख्याएं हमें किस प्रकार उतारनी है? आधार 100 है तो 2 के रूप में उतारनी है। यहाँ से 2 संख्याएं लेंगे तो क्या हो जाएगा? 91, और यहाँ से बाकी बची है वो तो लेनी है 9991। ये हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर। तो इस प्रकार होता है निखिलम विधि से हल। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2112 भाग 97 को सूत्र प्रावर्त्य द्वारा हल कीजिए। यदि आपको सूत्र निखिलम विधि आती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि केवल इसमें ये जो प्रावर्त्य नाम है इसके आधार पर हमें जो विचलन मिलेगा उस विचलन के चिन्ह में परिवर्तन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे संख्याओं में देख लो कि ये जो 97 है इस संख्या के लिए आधार क्या ले सकते हैं? इसके लिए हम आधार ले सकते हैं 100। आधार 100 लेंगे तो विचलन क्या होगा? क्योंकि विचलन हमेशा ही होता है संख्या माइनस आधार माइनस का 3। तो यहां से हम निकाल सकते हैं। हमने आधार कितना लिया? 100, तो आधार के लिए लिखेंगे 100, और यहाँ पे विचलन कितना लिया? विचलन के लिए लिखेंगे माइनस के 3। आ गई समझ में? अब ये जो चीजें हमारे भाग में काम आनी है। अब इसमें कितने खंड होते हैं? 3 खंड होते हैं। प्रथम खंड में क्या लिखा जाता है? प्रथम खंड में जिसका हम भाग दे रहे हैं, भाग किसका दे रहे हैं? 97 का। 97 के लिए हमें विचलन कितना मिला? माइनस का 3, और यहाँ पे माइनस को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब इसके चिन्ह को परिवर्तित करेंगे तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का 3। ये हो गया हमारा प्रथम खंड। द्वितीय खंड में क्या लिखते हैं? द्वितीय खंड में केवल हमारा जो आधार होता है उसके अनुरूप संख्याएं छोड़ देते हैं, और बाकी जो संख्याएं बचती है वो किस में आएगी? द्वितीय खंड में आएगी। जैसे ये 21 12 है, इसमें आधार यदि हमने 100 लिया है तो संख्याएं कितनी छोड़ेंगे? 2, यानी 1 और 2 को छोड़ेंगे। पीछे कितनी बची? 21। ये कौन से खंड में आएगी? द्वितीय खंड में। तो द्वितीय खंड में हम लिख देंगे 21। ये हमारा हो गया द्वितीय खंड। और तृतीय खंड जो है उसमें जो संख्याएं बची है वो आ जाएगी। अब कितनी बची है यहाँ पे? 12, तो यहाँ पे आ जाएगी 12। आ गई समझ में? हम करेंगे किससे? 0,3 से करेंगे, क्योंकि ये हमारा विचलन था और इस विचलन को हमने क्या किया है? परिवर्तित किया है। यहाँ पे एक लाइन खींचनी पड़ेगी। अब सबसे पहले देखो, निखिल में हम क्या करते थे? इस अंक को यहाँ पे उतारते थे। उसी प्रकार प्रावर्त्य में भी हम क्या करेंगे? इस अंक को यहाँ पे उतारेंगे। भाई प्रोसेज निखिलम और प्रावर्त्य में अंतर क्या है? सिर्फ ये इतना ही है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। बाकी सारा सिस्टम निखिलम की तरीके से ही चलेगा। तो यहां से हम नीचे कितने उतार सकते हैं? 2। अब यहाँ पे जो हम उतारते थे उसको क्या करते थे? गुणा करते थे। तो यहाँ पे हम किसको गुणा करेंगे? विचलन का जो परिवर्तन किया है उससे गुणा करेंगे, यानी 3 को किससे गुणा करेंगे? 2 से। 2 से गुणा करने पे हमें क्या मिलेंगे? प्लस के 6। अब यहाँ पे 0,6 क्यों लिखा? केवल 6 भी तो लिख सकते थे। नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारा आधार कितना है? 100 है। 100 के अंदर 0 कितने आते हैं? 2। तो संख्याएं कम से कम कितनी लिखनी पड़ेगी? 2। तो हमने क्या लिखा? 0 और 6। क्योंकि 6 होता तो एक अकेला अंक होता, इसलिए हमने इसके आगे 0 लगा दिया, क्योंकि पीछे 0 लगाने से फर्क पड़ता है लेकिन आगे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम इस दूसरे स्टेप को जोड़ेंगे। दूसरे स्टेप को जोड़ेंगे तो 1 और 0 कितने हो जाएंगे? 1। अब इसको इससे क्या करेंगे? विचलन से गुणा। तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 3। अब लास्ट में जो बचे हैं उनको जोड़ देंगे। 3 और 2 कितने होते हैं? 5। 6 और 1 कितने होते हैं? 7। और जो लास्ट की संख्या मिली है हमें 75, ये 97 से क्या है? छोटी है, मतलब हमारा भाग पूरा हो गया है। यहां से हमें भागफल कितने मिले? भागफल 21 और शेषफल 75। आ गई समझ में? इस प्रकार हम करेंगे 21 12 भाग 97 को सूत्र प्रावर्त्य विधि से हल। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 5 2 4 7 5 भाग 119 को सूत्र ध्वजांक द्वारा हल कीजिए। सूत्र ध्वजांक द्वारा हल करने के लिए भी इसमें कितने खंड बनाए जाते हैं? 3 खंड बनाए जाते हैं। प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। अब इन खंडों के अंदर संख्याओं को उतारने का क्या तरीका है? जैसे ये 3 खंड है, 1 2 और 3। अब इसमें क्या करना होता है? जो हम जिसका हम भाग दे रहे हैं
उसको हमें दो भागों में बांटना है, एक तो ध्वजांक और एक मुख्यांक। हम जैसे 119 है, 119 इसको देखो ध्वजांक के रूप में अगर लिखना चाहते हैं, ध्वजांक और मुख्यांक के रूप में, तो इसको 119 लिख सकते हैं, 11 भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही रूप सही है, दोनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हैं, लेकिन सरल रूप कौन सा रहेगा, ये रहेगा। क्यों? क्योंकि जब हम संख्याओं का संशोधन करेंगे तो हमें जोड़ बाकी गुणा भाग करना पड़ेगा, और 19 से जोड़ बाकी गुणा भाग करना थोड़ा हार्ड रहेगा, इसलिए हम कौन सा रहेंगे, ध्वजांक के अंदर ऊपर अंक 1 ही रखेंगे। अब इस खंड में और इस खंड में जब संख्याओं को उतारेंगे, वो निर्भर करता है हमारे ध्वजांक के अंक पर। यदि हमने ध्वजांक के 2 अंक लिए हैं तो तृतीय खंड में भी 2 अंक रहेंगे, और ध्वजांक का 1 अंक लिया है तो तृतीय खंड में भी क्या रहेगा, 1 अंक रहेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं सबसे पहले तो देखो 11 और 9, ये हमारा क्या है, ध्वजांक, और ये हमारा क्या है, मुख्यांक। अब जो शेष संख्याएं बची है, ये इनमें से ये 5 तो रखेंगे तृतीय खंड में, और बाकी की ये संख्याएं रख देंगे यहां पे। तो आ जाएगी 9, 5, 2, 4, 7, और लास्ट में आ जाएगी तृतीय खंड में 5। नीचे से इसको बंद करना पड़ेगा। अब हम करते क्या है, 11 से तो भाग देते जाते हैं, और जो हमारा ध्वजांक है उससे भागफल को मल्टीप्लाई करते हुए संशोधित करते जाते हैं। तो सबसे पहले 11 का भाग देना है किसमें, 95 में। कितनी बार जाएगा, 11 8 88, 11 8 88। यदि हम 95 में से 88 निकालेंगे, 95 माइनस 88, तो शेष कितने बचेंगे हमारे, 7। कितने बचेंगे, 7। ये 7 कहाँ लिखे जाएंगे भाई, यहां तक तो हमने भाग दे दिया है, तो ये 5 और 2 के बीच में कितने आएंगे, 7। अब हमारा नया भाज्य क्या हो गया, 72। लेकिन इस 72 को हमें क्या करना है, संशोधित करना है, और संशोधित मैंने आपको बताया किससे होगा, ध्वजांक अंक को गुणा करना पड़ेगा किससे, भागफल के अंक से, और फिर इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो यदि इन दोनों को गुणा करते हैं, यानी 72 माइनस 9 इंटू 8, यानी 72 माइनस 72 कितना बचेगा, 0। इसका मतलब हमारे पास में क्या है, 0। जिस 0 में हमें किसका भाग देना है, 11 का भाग देना है। यदि 0 में आप 11 का भाग देते हो तो हमें भागफल क्या मिलेगा, 0, और शेषफल भी क्या मिलेगा, 0। तो यहां से हम भाग दे देते, भागफल हमारा आ गया 0, और जो शेषफल आया वो 2 और 4 के बीच में आ जाएगा 0। अब हमारा नया भाज्य क्या हो गया, 0 4। इसको हमें क्या करना है, संशोधित। संशोधित किससे करेंगे, ध्वजांक इंटू भागफल से। अब 8 को काम में नहीं लेना है, अब अगला अंक कौन सा हो गया, 0, और 9 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, यानी 4 में से क्या घटाएंगे, 0, बचेंगे कितने, 4। और अब हमें 4 में किसका भाग देना है, 11 का, क्योंकि जो संशोधित भाज्य होता है उसमें हमेशा ही क्या देते हैं, भाग। तो 4 में 11 का भाग देंगे तो भागफल हमें क्या मिलेगा, 0। शेषफल कितना मिल जाएगा, 4, और वो 4 आ जाएगा 4 और 7 के बीच में, यानी हमारा नया भाज्य मिल गया यहां पर से कितना, 47। नया भाज्य कितना हो गया, 47। अब इसको क्या करना है, संशोधित करना है। संशोधित करने के लिए 9 को 0 से गुणा करके क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 47 माइनस 0 कितने बचेंगे, 47। और 47 में किसका भाग देना है, क्योंकि ये 47 है वो हमारा क्या, संशोधित भाज्य है, और संशोधित भाज्य में हमेशा ही मुख्यांक का क्या देते हैं, भाग। तो 47 में 11 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 11 चौक 44। अब 47 माइनस 44 कितने बचेंगे, 3। ये 3 हो जाएंगे कहां पे, अगले अंक के पास में। यहां तक हो गया, और 7 और 5 के बीच में, यानी कहां आ जाएगा, यहां पे। अब हमारा नया भाज्य क्या हो गया, 35। ये जो नया भाज्य 35 है, इसको केवल संशोधित करना है, उसके बाद में भाग नहीं देना है, क्योंकि हम ये द्वितीय खंड समाप्त कर चुके हैं, इसके बाद में भाग नहीं देते हैं। लेकिन 35 को संशोधित तो करना पड़ेगा। 35 को संशोधित किससे करेंगे, 36 से, यानी 9 चौक 36। तो 35 माइनस 36, माइनस का क्या आया, 1,
और -1 कभी शेषफल नहीं बच सकता है। अतः हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो पीछे दो काम किए हैं उन दोनों कामों को रद्द करना पड़ेगा, यानी दोनों प्रक्रियाओं को रद्द करना पड़ेगा। यहाँ हम भाग कितनी बार देंगे, 3 बार, और 3 बार भाग देने का मतलब क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट 11 बढ़ जाने, यानी यहाँ 3 की जगह क्या हो जाएंगे, 11 बढ़ाएंगे तो 14, और नया भाज्य हो जाएगा 145। अब 145 को संशोधित करेंगे, 9 तिरी 27, यानी इसमें से कितने घटाएंगे, 27 घटाएंगे, बाकी कितने बचेंगे, 8 और 1 और 1, 118। तो हमारा शेषफल कितना बच जाएगा, 118। आ गई समझ में। भागफल कितना मिला यहां से, 8003, और शेषफल यहां से हमें कितना मिला, 118। अगला और चौथा क्वेश्चन हमारा है 97 का वर्ग उपसूत्र आनुरूपेण द्वारा हल कीजिए। उपसूत्र आनुरूपेण द्वारा हल करने के लिए हमें इसका तरीका पता होना चाहिए। उपसूत्र आनुरूपेण से हल करने के लिए देखो क्या विधि है, 3 खंड होते हैं सूत्र में, प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। अब इसके सूत्र को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 97 में 2 अंक है, 9 और 7, 7 हम इकाइकांक बोलेंगे और 9 को हम दहाइकांक बोलेंगे। तो इसमें लिखने के लिए सबसे पहले देखो क्या होता है, दहाई का वर्ग, दूसरे खंड में क्या लिखेंगे, इकाई इंटू दहाई अंक, यानी इकाई अंक इंटू दहाई अंक। अब देखो दूसरे खंड के अंदर ये लिखने के साथ साथ में वापस इसी को इसमें जोड़ा जाता है, यानी ऐड किया जाता है, किसको, वापस इसी को, इकाई अंक इंटू दहाई अंक। और जो तीसरा खंड है उसके अंदर क्या होता है, इकाई अंक का वर्ग, इकाई अंक का वर्ग, ये हमारा होता है सूत्र। इसको अगर हम कुछ सरल रूप में लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर ऑब्लिक 2ab ऑब्लिक बी स्क्वायर, जहां a बराबर, जो हमारा a है वो दर्शाना पड़ेगा कितना है, 9, और b बराबर 7, ये हमें लिखना पड़ता है। तो आप चाहो तो ये सूत्र यूज कर सकते हो और आप चाहो तो ये सूत्र भी यूज कर सकते हो, दोनों सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे देखो दाई का वर्ग और यहाँ पे a क्या है, दाई है, क्योंकि a हमने 9 को माना है तो यहाँ a का वर्ग। फिर यहाँ पे क्या आया, इकाई अंक इंटू दाई अंक, यानी दोनों को गुणा किया है 2 बार और जोड़ा है। यहाँ पे 2ab मतलब इनको गुणा करके डबल तो किया है, और 2 बार जोड़ने का मतलब डबल ही होता है, और लास्ट में इकाई अंक का वर्ग यानी b का वर्ग। तो दोनों में से कोई भी यूज करो, लेकिन यदि ये यूज करते हो तो यहाँ पे आपको a बराबर 9 और b बराबर 7 रखना पड़ेगा। दूसरी चीज, ये जो उपसूत्र आनुरूपेण है इसको आप याद रख सकते हो a प्लस बी के होल स्क्वायर से, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, क्योंकि ये भी तो एक वर्ग को विस्तारित रूप करने का तरीका है। भाई a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलने का तरीका है हमारे पास, कि इसका खोलने का तरीका क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस की जगह में क्या करना होता है, केवल ओब्लिक लगाना पड़ता है। तो याद भी रख सकते हो कि सूत्र आनुरूपेण मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, सबसे पहले इसमें क्या लिखा जाता है, सूत्र। सूत्र हमारा क्या है, a स्क्वायर ऑब्लिक 2ab ऑब्लिक बी स्क्वायर, और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा जहाँ a बराबर 9 और b बराबर 7। अब सूत्र के अनुरूप a बराबर 9 है तो a का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर ऑब्लिक 2 गुणा 9 गुणा 7 ऑब्लिक b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। अब हल करेंगे इनको, 9 को 9 से गुणा करेंगे कितना आएंगे, 81 ऑब्लिक 9 को 7 से गुणा करेंगे, 9 7 63, और 63 और 63 कितने हो जाएंगे, 126 ऑब्लिक 7 को 7 से गुणा करेंगे 49। आगे समझ में। अब जो ये उपसूत्र आनुरूपेण है
इसमें इसे नीचे उतारने के लिए केवल एक एक अंक ही उतारते हैं। तो यहां से यहां पर कितना उतरेगा, 9 उतरेगा, और ये 4 कहां चला जाएगा, आगे। आगे जाने पर ये कितने बन जाएंगे, जैसे ये मैंने यहाँ 9 छोड़ दिया और 4 को यहाँ इसमें ऐड कर दिया तो कितने हो गए, 130/81। आगे समझ में। अब अगले के लिए देखो, 9 तो हमारे ऑलरेडी ठीक है, यहां से हम क्या रख लेंगे, 0, और 81 में किसको ऐड कर देंगे, 13 को, कितने हो जाएंगे, 94 हो गए। और लास्ट में जितने हैं वो उतारने ही पड़ेंगे, तो हम आंसर लिख सकते हैं 9409। अगला और 5वां क्वेश्चन हमारा है 856 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से ज्ञात कीजिए। देखो, द्वंद्व योग विधि से यदि हम 3 अंकों का वर्ग ज्ञात कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास में खंड कितने होंगे, टोटल 5, क्योंकि जो इसका आंसर निकालने के लिए हमें कितने खंड बनाने पड़ेंगे, 5। अब जैसे आप द्वंद्व योग विधि से गुणा करते थे, उसी प्रकार इसमें क्या है, वर्ग है। वहां पे 2 संख्याएं होती थी गुणा करने के लिए, यहाँ पर भी 2 संख्याएं हैं, क्योंकि 856 का वर्ग मतलब क्या है, 856 × 856, यही तो होता है। उसमें हम क्या करते थे, सूत्र लिखने के लिए पहले 8 के नीचे दूसरी संख्या का 8 लिखते थे, फिर क्या लिखते थे, 8 5, और दूसरे का 8 5, फिर 8 5 6, 8 5 6, फिर 5 6, 5 6, और फिर 6 और 6, ये हम गुणा करने के लिए करते थे। अब इन तरीके से भाई, ये जो हमारा तरीका है गुणा करने का, इससे हम एक सूत्र बना लेंगे, सूत्र बनाएंगे। देखो, हमने यहाँ पे क्या किया है, 8 को 8 से गुणा किया है, मतलब हम मान लेते हैं इसको 8 को a, यानी a का स्क्वायर। अब मान लेते हैं ऑब्लिक। दूसरे में हमने क्या किया है, ये 8a है और 5 क्या है, b। यहां से देखो 8a हो जाएगा, b का मतलब 5 हो जाएगा, और c का मतलब 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 8 5 और 8 5, यानी 8 को 5 से गुणा करना है और 8 को 5 से गुणा करना है, मतलब 8 को 5 से कितनी बार गुणा करना है, 2 बार। तो 2 से गुणा कर देते हैं। किसको किया, a और b को ही तो किया, तो 2ab ऑब्लिक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को 5 से, यानी b को b से, और a को c से, और a को c से, यानी b का तो वर्ग हो रहा है, लेकिन 2 क्या हो रहा है, ac। तो यहाँ पे लिख देंगे b का वर्ग प्लस 2ac ऑब्लिक। अब हमारे पास में है b को c से गुणा और b को c से गुणा, यानी 2bc, और लास्ट में हमारा क्या है, c का वर्ग। तो सूत्र आसानी से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, सूत्र क्या होगा हमारा, 3 संख्याओं के लिए, a का वर्ग 2ab, b का वर्ग प्लस 2ac, और 2bc, और c का वर्ग। अब हमारे पास में a, b और c है, तो वो लास्ट में लिख देंगे, जहां a बराबर 8, b बराबर 5 और c बराबर 6। ए बी सी हमारे पास में है और इसके रूप में सूत्र भी हमारे पास में। अब केवल और केवल सूत्र के अंदर हमें मान रखने हैं। ए की जगह 8 रखेंगे, बी जहां पर भी है 5 रखेंगे, और सी जहां पर भी है 6 रखेंगे। तो यहां हो जाएगा 8 का वर्ग 2 गुणा 8 गुणा 5 बी, यानी 5 का वर्ग प्लस 2 गुणा 8 गुणा सी का मतलब 6, 2 गुणा बी का मतलब 5 और सी का मतलब 6 ऑब्लिक 6 का वर्ग। 8 का वर्ग कितना होता है 64 ऑब्लिक 8 पंजा 40 और 40 और 40 80 ऑब्लिक 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 8 संग 48 और 48 का डबल 96 ऑब्लिक 6 पंजो 30, 30 का डबल 60 और 6 छंग 36। और जैसे हमने सूत्र प्रावर्तीय के अंदर वर्ग में किया था उसी प्रकार इनको उतारेंगे, लेकिन यहाँ से पहले जो ये एडिशन है इसको सरल कर लेते हैं। 64, 80, 25 और 96 को क्या करना है जोड़ना है। जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 121 ऑब्लिक 60 ऑब्लिक
36। एक एक अंक उतारना है, बाकी को आगे भेजते रहना है। तो यहां से हम क्या उतारेंगे, यहाँ पे 6, ये 3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे ये कितने हो जाएंगे 63। 63 का यहाँ क्या उतार लेंगे 3, और ये जो बाकी बचे हैं हमारे पास में कितने भाई 63 का 3 यहाँ उतरेगा तो आगे कितना जाएगा 6, तो 6 कहाँ आ जाएगा यहाँ पे 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7, और 127 में से 7 आगे तो आगे कितने जाएंगे 12, और 80 और 12 मिलके कितने हो जाएंगे 92, और 92 का यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और ये 9 कहाँ चला जाएगा आगे 64, और 9 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे 73। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। अगला और छठवां क्वेश्चन है हमारा 57 का घन उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा हल कीजिए। इसको हल करने के लिए जब हम सूत्र बनाएंगे तो उसमें खंड कितने बनेंगे 4 खंड बनेंगे। खंड बनाने के लिए जैसे देखो सबसे पहले हम करते हैं दाही का क्यूब, फिर ओब्लिक लगा के दाही का क्या करते हैं स्क्वायर, और साथ में ले लेते हैं इकाई। 30 सेकंड में जैसे यहां से दाई की क्यूब थी फिर स्क्वायर हुआ, अब केवल क्या बच जाएगा दहाई, और इकाई यहां से शुरू हुआ, यहाँ पे इकाई का क्या हो जाएगा वर्ग, और लास्ट में हो जाएगा इकाई का क्यूब। ये तो होता है इसका सूत्र। और यदि हम सही ढंग से याद रखना चाहते हैं कि भाई कभी भूले ही नहीं, तो जैसे हमने उपसूत्र अनुरूपेण के वर्ग में a प्लस बी के होल स्क्वायर से याद रखा था, यहाँ पे हम याद रख सकते हैं a प्लस बी के होल क्यूब से। भाई इसका विस्तारित रूप क्या होता है a की क्यूब ओब्लिक 3a स्क्वायर b ओब्लिक 3ab स्क्वायर ओब्लिक b क्यूब, यही हमारा सूत्र है। एक चीज यहाँ पे लिखनी हम भूल गए, वो देखो ये है कि ये जो दहाई स्क्वायर इंटू इकाई का अंक है इसका दुगुना वापस इसमें ऐड भी करना होता है, दाही का स्क्वायर इंटू इकाई, और इसी प्रकार इसमें भी ऐड करना होता है 2 दाही इंटू इकाई का स्क्वायर। तो देखो ये सूत्र और ये सूत्र सेम ही है। सबसे पहले दाई की क्यूब है, यहाँ पे a की क्यूब है, यहाँ से 3 से गुणा किया a स्क्वायर b को, दाई स्क्वायर इकाई अंक, यहाँ पे भी किससे किया है 2 ये हो गया और 1 ये हो गया, यानी 3 बार। सेम इसमें भी 3 बार है तो 3 ab स्क्वायर और b का क्यूब, सेम ही तरीका है। लेकिन यहाँ पे हमें दर्शाना पड़ेगा कि a कौन है और b कौन है, दोनों लिखने पड़ेंगे। तो लिखते हैं सूत्र लिखने के लिए लिखेंगे a की क्यूब ओब्लिक 3a स्क्वायर b ओब्लिक 3ab स्क्वायर ओब्लिक b की क्यूब, जहां a बराबर तो होगा 5 और b बराबर होगा 7। अब a और b की जगह a b लिखते जाएंगे सूत्र के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 की क्यूब ओब्लिक 3 गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 7 ओब्लिक 3 गुणा 5 गुणा 7 का स्क्वायर ओब्लिक b की क्यूब यानी 7 की क्यूब। अब हम इन्हें करेंगे सरल। 5 की क्यूब कितनी होती है 125, 5 25 और 7 21, यानी 21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो कितना आ जाएगा 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 2 52, यानी 525 ओब्लिक 7 7 होते हैं 49 और 5 3 15, यानी 49 को मल्टीप्लाई किससे करना है 15 से। 15 नमा कितने होते हैं 135 और 15 चौक कितने होते हैं 60, 60 में 13 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 73, यानी 735 ओब्लिक। अब हमें क्या करना है 7 की क्यूब, 7 की क्यूब कितनी होती है 343। आगे समझ में। अब हमें अंकों को उतारना है। अंकों को उतारने का वही तरीका है जो हमारा किस में था भाई वर्ग कर रहे थे ना, उसमें था, वही तरीका इसमें है। यहां से कितना आएगा 3, और ये जो 34 है ये अगले में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, 5 और 4 9, 3 3 6 और ये 7 हो गए 769। यहाँ से इसका इकाई का अंक क्या है 9, तो यहाँ आ जाएगा 9 और 76 आगे जुड़ जाएंगे, जोड़ेंगे तो 6 5 11 10 और 6, यहाँ से आ जाएगा 1 और 60 अगले में जुड़ जाएंगे, 60 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 8 1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला और 7वां क्वेश्चन हमारा है 64 0 64 0 16 का वर्गमूल
द्वंद्व योग विधि से ज्ञात कीजिए। द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए देखो संख्याओं को उतारने का तरीका क्या है। हल करने के लिए हम इसमें 3 खंड बनाएंगे, 1, 2 और 3, और संख्याओं को लिख देंगे इसके अंदर। जैसे सबसे पहले हमें निकालना है 64, 0, 6, 40, 16 का वर्गमूल। तो इन संख्याओं को 2-2 के क्रम में पीछे से जोड़े बनाते हुए आएंगे। तो जैसे इसमें देखो 16 2 का जोड़ा हो गया, 40 2 का जोड़ा हो गया, 0, 6 2 का जोड़ा हो गया और 64 2 का जोड़ा हो गया। यदि हम पीछे से 2-2 के जोड़े बनाते हैं और लास्ट में जैसे यहाँ एक अंक और होता है, यह 8, तो यहाँ पे 8 अकेला बचता। तो इस जो मध्य का खंड है इसमें क्या आता है, केवल 8। लेकिन यहाँ पे हमारे पीछे कुछ नहीं बचा, ये दोनों जोड़ा कंप्लीट है 64। तो यहाँ पे कितना आएगा, 64, और बाकी की सारी संख्याएं कहाँ आएगी, पीछे। तो पीछे क्या आ जाएगी, 0, 6, 4, 0, 1, 6। आ गई समझ में, उतार सकते हो इस तरीके से। इस क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान में रखनी है, वो चीज ये है कि इस क्वेश्चन को जिस प्रकार हम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम कर रहे हैं, इसकी विधि भी इसके साथ में लिखनी पड़ती है, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन 2 नंबर से कम का नहीं पूछा जाता है। तो हम इसके नीचे, यहाँ पे बोर्ड में मैं साइड में लिख रहा हूं, लेकिन आपको लिखना है इसके नीचे, इसकी विधि भी लिखनी है कि जैसे हमने इसको किस प्रकार किया है। तो विधि लिखने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया भाई, हमने किया क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमने इन संख्याओं को उतारा है। तो सबसे पहले लिखेंगे 64 0 6 4 0 1 6 को सही क्रम में उतार दिया 2 नंबर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे द्वितीय खंड में संख्याएं बची है, उन संख्याओं को हम देखेंगे कि ये किसके वर्ग के आसपास की है या किसके वर्ग से कम की है या किसके वर्ग के बराबर की संख्या है। तो ये 64, जैसे आपको ध्यान है 8 2 64, यानी 8 के वर्ग के आसपास की है, तो यहाँ 64 है, तो यहाँ ये किसका वर्ग है, 8 का। तो नीचे क्या आ जाएगा, 8, और 8 2 64, 64 में से 64 घटाएंगे तो पीछे क्या बचेगा, 0, ये उतर जाएगा आगे समझ में। भाई इस संख्या को देखना है, जैसे यहां पर होती 54, तो ये किसके आसपास है, 7 7 49, क्योंकि यहाँ पे मैं 8 लेते तो 64 क्या हो जाते, 54 से ज्यादा, तो 54 नहीं ले सकते। अब हमारे पास में 64 है, तो 64 8 2 64 के आसपास की है, पीछे शेषफल क्या बच गया, 0, वो हमने आगे लिख दिया। लेकिन यहाँ पर जो अंक आएगा वो इसका क्या आएगा, दुगुना। तो 8 का दुगुना कितना होता है, 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16। और ये 16 जो हमारा है वो किसका काम करेगा, अब भाजक का काम करेगा, यानी 16 का भाग हमें अब देते रहना है, और जो हमारा भागफल आता है उसके द्वंद्व से बाकी संख्याओं को क्या करते रहना है, संशोधित करते रहना है। एक चीज ध्यान में रखना, ये जो पहली संख्या होती है ये कभी भी संशोधित नहीं होती है। जैसे हमारे पास में यहाँ हमने 64 किसके वर्ग के आसपास की संख्या है, 8 के वर्ग के आसपास की है, तो हमने 8 के वर्ग के आसपास की संख्या यानी 8 2 64, 64 माइनस 64 क्या बच गया, 0। ये जो 0 हमारा भाज्य है इसको हम संशोधित नहीं करेंगे, ये भाज्य के रूप में, नए भाज्य के रूप में ही लेंगे। लेकिन इससे आगे के जितने भी हमें नए भाज्य मिलेंगे सभी को हम इसके द्वंद्व से संशोधित करेंगे, यानी यहाँ पर जो हमें संख्याएं मिलेगी उन संख्याओं के वर्ग से क्या करेंगे, संशोधित करेंगे, सॉरी द्वंद्व से। तो देखो हम सबसे पहले जो 0 0 मिला है हमारा, यानी ये 0 और 0 मिला है, उससे पहले हम विधि लिख लेते हैं। 8 का वर्ग बराबर 64, अतः भाजक क्या मिल जाएगा, 8 × 2 बराबर 16, और नया भाज्य क्या मिल जाएगा, 0 के साथ में 0 उतारेंगे तो डबल 0 लिखो या 0 लिखो। अब विधि नंबर 3, यानी इतना काम करने के बाद में हम क्या करेंगे, 0 में भाग देंगे किसका, 16 का, भागफल क्या आएगा, 0, शेषफल क्या आएगा, 0, और दोनों चीजें लिख देंगे। भागफल में क्या आया, 0, और शेषफल हमें यहाँ लिखना है क्योंकि यहाँ पे संशोधित कुछ करना नहीं है। अब हमारा नया भाज्य क्या मिला, नया भाज्य कितना आया, नया भाज्य
0.6 और इसको यदि हम संशोधित करेंगे तो संशोधित भाज्य 0.6 में से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, 0 का द्वंद्व, और 0 का द्वंद्व 0 इंटू 0 क्या होगा, 0, यानी संशोधित भाज्य क्या मिल जाएगा, 6। अगले स्टेप में वापस वही, जैसे तीसरी और चौथी हुई है वैसे पांचवी और छठवीं, फिर सातवीं और आठवीं, आठवीं और नौवीं और 10वीं, ऐसे क्रम में हम चलते रहेंगे। तो यहाँ पे पांचवी विधि हमारी हो जाएगी, हम भाग देंगे किसमें, 6 में, 6 भाग 16, यहाँ पर भी भागफल क्या मिलना है, 0, और शेष फल क्या मिलना है, 6। तो भागफल क्या मिला हमें, 0, और शेष फल हमें क्या मिला, 6, यानी नया भाज्य यहाँ से क्या मिल गया, 64। तो हमारी जो छठवीं विधि है उसमें नया भाज्य क्या हो जाएगा, 64, और संशोधित भाज्य क्या हो जाएगा, 64 माइनस 0 और 0 का द्वंद्व, 0 और 0 का द्वंद्व क्या होगा, 0 ही होगा, तो बराबर क्या मिल जाएगा, 64। यानी अब हमें भाग किस में देना है, 64 में। 64 में भाग किसका देंगे, 16 का। विधि नंबर 7, 64 भाग 16, 16 का भाग 64 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 16 चौक 64, यानी भागफल कितने मिलेंगे, भागफल हमें मिलेंगे 4, और शेष फल हमें कितने मिलेंगे, 0, वो हम लिख लेंगे। 16 का भाग 64 में देने पे भागफल कितना है, 4, शेष फल कितना है, 0। तो यहाँ से नया भाज्य हमें क्या मिल गया, विधि नंबर 8 में नया भाज्य हमें मिल गया 0 0 0 0। इसको हम क्या करेंगे, संशोधित। अब यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि ये जो आंसर निकालने का क्रम है ये कहां तक चलेगा। जैसे हम अंकों को गिनेंगे, यहाँ पे 1 2 3 और 4 अंक कितने हो गए, 4। यहाँ पे गिनना है आपको जोड़ों को, जोड़े कितने हैं, 1 2 3 4। जितने जोड़े होते हैं उतने ही अंक हमारे आंसर के होते हैं। जैसे कोई संख्या ये होती 3 7 3 2 4 3 2, यहाँ पे देखो 1 2 3 और 4, हाँ अधूरा है लेकिन जोड़े कितने हैं, 4 है। भैया 3 का जोड़ा पूरा नहीं है, लेकिन जोड़े अगर बोलेंगे तो 1 2 3 और 4 बोलेंगे, क्योंकि इसको आगे 0 लगा के हम जोड़ा बना सकते हैं। तो इसमें आंसर में अंक कितने होंगे, 4। तो हमारे इसमें भी कितने जोड़े हैं, 4। तो आंसर में अंक कितने होंगे, 4। मतलब हमारा आंसर आ चुका है। अब हमें केवल क्या करना है, इसे चेक करना है कि ये सही है या गलत है। यदि ये सही होगा तो लास्ट में संशोधित भाज्य जो हमारा बचेगा क्या बचेगा, 0 बचेगा, और ये सही नहीं होगा तो लास्ट में 0 नहीं बचेगा। तो हम यहाँ संशोधित कर रहे हैं किसको, इस 0 और 0 को। 0 0 को संशोधित करेंगे, किससे संशोधित करेंगे, हमने देखो 0 0 का द्वंद्व निकाल लिया। अब 0 0 4 का द्वंद्व निकालना है। 0 0 4 का द्वंद्व क्या होगा, 0 0 4 का द्वंद्व 0 ही होगा, क्योंकि देखो 0 0 4 0 0 4 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0, यानी इसका भी क्या करेंगे 0, तो बराबर क्या बच जाएगा 0। संशोधित भाज्य क्या बचा, 0। अब ये प्रक्रम नहीं चलेगा भाग देने वाला, क्यों, क्योंकि हमारे आंसर आ चुके हैं। अब तो नया भाज्य संशोधित भाज्य, नया भाज्य संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य क्या बचा 0, यह आ जाएगा यहाँ पे। नया भाज्य क्या हो गया 9 नंबर, नया भाज्य में मिल जाएगा 0 और 1। इसको क्या करेंगे संशोधित, संशोधित करने के लिए 1 को घटाना, 1 में से घटाना पड़ेगा क्या, 0 0 4 का द्वंद्व घटा लिया, अब 0 और 4 का द्वंद्व घटाएंगे। 0 और 4 का द्वंद्व भी क्या होता है 0, शेष क्या बच जाएगा 1, यानी अब हमारा जो नया भाज्य है वो क्या बन जाएगा, भाई इसको पास में उतारना पड़ेगा 1 और 6 के बीच में, तो नया भाज्य क्या बच जाएगा 16। 10 नंबर में नया भाज्य 16, और संशोधित भाज्य क्या हो जाएगा, लास्ट का जो संख्या है उसका द्वंद्व घटाएंगे, यानी इस 4 का द्वंद्व घटाएंगे। 4 का द्वंद्व क्या होता है, 4 चौक 16, तो 16 माइनस 16 बराबर 0। लास्ट में क्या बचा, 0 बचा, तो हमारा प्रक्रम क्या है, सही है। और इस डॉट के बाद में हम कितने 0 लगाते हैं, जितनी बार संशोधित करते हैं। देखो पहली बार संशोधित किया 0 आया, दूसरी बार किया 1 आया, तीसरी बार किया 0 आ गया, यानी 3 बार किया, तो यहाँ पे कितने 0 लगा सकते हैं, 3 0 लगा सकते हैं। अब इतना करने के बाद में हमें क्या मिला, इसका वर्गमूल क्या मिला, वो हम लास्ट में 11 नंबर लाइन में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 64 0 64 0 16, 64 0 64 0
16 का वर्गमूल क्या होगा? 8004 होगा, 8004 होगा आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है 35 64 00 829 का घनमूल वैदिक विधि से ज्ञात कीजिए। अब ये घनमूल निकालने के लिए यदि आपको सबसे सरल तरीका अपनाना है तो आपको कुछ आंकड़े याद होने चाहिए कि जैसे 1 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब क्या होता है। इन संख्याओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मुझे बताओ 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। ये आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये नहीं है कि इनको याद करने में काफ़ी टाइम लगेगा और कैसे करूँगा, थोड़ी सी दिक्कत होगी और कुछ नहीं होगा। 7 का क्यूब क्या होता है? 343। 8 का क्यूब क्या होता है? 512। 9 का क्यूब क्या होता है? 729। और 10 का क्यूब क्या होता है? 1000। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से इन्हें क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। यदि ये प्रोसेस आपको याद है तो ये एकदम सरल हो जाएगा। अब हमें किसका निकालना है घनमूल? 35 64 00 829। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, संख्याओं को लिख लेते हैं। संख्याएं क्या है? 35 64 00 और 829। हमें क्या करना है? 3 के जोड़े बनाने हैं। कहाँ से? पीछे से। ये बन गया 1 जोड़ा, ये बन गया 2, ये बन गए 3। कितने जोड़े बने? 3 जोड़े। मतलब हमारा आंसर कितने अंक का होगा? 3 अंक का। उसमें से 2 अंक हमें ये देगा, जो हमने ये याद किए ना, यहां से हमें कितने अंक मिलेंगे? 2 अंक। और बाकी का 1 अंक हम चलते हुए निकाल लेंगे। देखो 2 अंक कैसे देगा? जो ये लास्ट का है, यानी अगर इधर से देखे तो पहला समूह है और इधर से देखे तो तीसरा समूह है। इसमें इकाई का अंक क्या है? 9। इकाई का अंक 9 किसके घन का है? 9 के घन का है। 9 के घन का इकाई का अंक क्या है? 9। तो यहां हमारा इकाई का अंक आंसर का क्या होगा? 9। मिल गया 1 अंक। दूसरा अंक लेने के लिए हम आ जाएंगे पहले के अंदर, यानी सबसे पहले का जो समूह है उसके अंदर। इसमें देखो कितना है? 356। अब यहां पे देखो 356 किन 2 चीजों के मध्य का है? 343 और 512 के मध्य का है। तो इसमें से हम छोटी वाली संख्या लेंगे, यानी 7। तो हमारा 1 अंक आ जाएगा 7। अब हमें केवल बीच का अंक ढूंढना है, वो आराम से ढूंढ लेंगे। अब देखो हम करेंगे कैसे। पहला समूह है, इसको छोड़ देना है और ये अंक उतार लेंगे हम अगले के अंदर। उसके बाद में ये अंक उतर जाएगा उससे अगले के अंदर, फिर ये अंक उतर जाएगा उससे भी अगले के अंदर, अगला अंक फिर नीचे वाले के अंदर, इससे अगला अंक फिर नीचे वाले के अंदर, और उससे अगला अंक फिर नीचे वाले के अंदर, और लास्ट में हमारा हो जाएगा हल। आ गई समझ में? इस प्रकार आपको उतारना है। अब देखो सबसे पहला अंक हमारा क्या है? 7, यानी 7 की क्यूब। 7 की क्यूब कितनी है? हमें याद है 343। तो यहाँ पे कितना आएंगे? 343। हमें क्या करना है? जो हमने अंक वहां पे ढूंढे थे ना, उसमें पहले अंक की क्यूब इसमें से घटानी है। 6 में से 3 निकालो, कितने बचेंगे? 3। 5 में से 4 निकालो, कितने बचेंगे? 1। यानी नया हमारा जो मिला है वो कितना मिला? 134। दूसरे स्टेप के लिए हम क्या करते हैं? इसमें लेते हैं माइनस के 3 इंटू, यहां पे 7 की क्या थी? क्यूब। यहां पे 7 का क्या हो जाएगा? वर्ग। आगे समझ में? अब इनको सरल करो। 7 2 7 2 49। 49 को गुणा करो 3 से, यानी 147। अब 147 को किससे गुणा करें कि 134 से ज्यादा नहीं जाने चाहिए? 1 से करते हैं तो भी ज्यादा है, तो किससे करना पड़ेगा? 0 से। और यहां 0 लिखते ही हमारा बीच का अंक भी क्या मिल गया? 0। अब हमें आंसर तो मिल चुका है, हमें केवल इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है।
जीरो से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 और बच जाएंगे कितने 134। नया मिल गया हमें 1340। अब इस प्रोसेस को यहाँ करना अनिवार्य है, यानी हमें कोई चेंज नहीं करना है। 7 का स्क्वायर था 7 कर देंगे, 0 था 0 का स्क्वायर कर देंगे, आना क्या है 0 ही आना है और ये उतार लेंगे नीचे, यानी 13400। अब हो गया 13400। अब इस स्टेप में ऑटोमेटिक 0 का क्या होना है क्यूब, तो घटना क्या है 0 ही घटना है और ये उतर जाएगा नीचे। तो ये हमारी संख्या हो जाएगी 1,34,008। अब देखो अगले स्टेप में हमें क्या करना है, जिस प्रकार हमने पहले स्टेप में किया था वही हमें इस स्टेप में करना है। जैसे हमने यहाँ पे क्यूब और यहाँ पे वर्ग लिया था, उसी प्रकार देखो क्यूब आ गया, अब क्या आएगा वर्ग, लेकिन यहाँ पे 0 अकेला नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर केवल 7 ही था, अब हमारे पास में कितने 70, तो यहाँ पे कितना आएंगे 70। तो लिखने में क्या होगा -3 इंटू 70 का वर्ग इंटू, और अगली संख्या हमारे पास में ऑटोमेटिक कितनी है 9 है। 70 का वर्ग कितना होता है 4900 और 9 तीरी कितने हो जाएंगे 27। 27 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 4900 से, 9 सातों कितने हो जाएंगे 63, 7 चौक 28, 28 और 6 हो जाएंगे 34 और 2 से गुणा करने पे 0 0 8 और 9, दोनों को जोड़ दो, हो जाएंगे हमारे पास में कितने 1,32,300। इनको लिख देंगे इसके नीचे। अब इनको घटा दो 8 0 7 1, नया अंक हमें मिल गया 17,082। अब इस स्टेप को तो अपने आप ही चलने देना है, -3 इंटू 70 इंटू 9 का वर्ग, यानी 9 का वर्ग कितना होता है 81 और 70 को 3 से गुणा करेंगे तो 210। 210 को किससे गुणा करना है 81 से, 210 गुणा 81, 210 आ जाएंगे, फिर 0 और 8 और 8 दूनी 16, 0 1 0 7 1, 17 0 10, 17 0 10 कहाँ आ जाएंगे यहाँ पर 17 0 10। अब घटा देंगे, आ जाएगा 2, आ जाएगा 7 और बाकी 0। लास्ट स्टेप में हमारे पास में है 729, तो यहाँ से अपने आप आ रहा है, क्या आ रहा है 9 की क्यूब, और 9 की क्यूब कितनी होती है वहां देख लो, नहीं पता है तो 729 और बच जाएगा क्या 0, मतलब लास्ट में 0 आ गया। तो हमारा पूरा जो ये क्रम है ये क्या है सही है। अतः 35 64 00 829 का घनमूल क्या होगा 709, और ये लाइन हमें लास्ट में लिखनी है कि अतः 35 64 00 829 का घनमूल 709 होगा। आंसर ओवर। अब अगला क्वेश्चन हमारा जो 9वां क्वेश्चन है वो है 1/x + 1 - 2/x - 1 = 0, सूत्र प्रावर्त्य से हल कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन कौन से सूत्र पर डिपेंड करता है। भाई हमें ये देखने पे यदि इन माइनसों को हटा दिया जाए तो हमें लगता है कि ये m/x + a + n/x + b के अनुरूप दिखाई देता है। तो सबसे पहले इसको हम उस रूप में ढालेंगे। तो देखो दिया गया समीकरण, कौन सा समीकरण दिया हुआ है 1/x + 1 - 2/x - 1 मिल गया। अब इसको चेंज करने के लिए देखो चेंज करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 1/x + 1, इसमें तो कोई चेंज नहीं करना है, इस माइनस को क्या बना देंगे प्लस, तो ये माइनस कहाँ चला जाएगा 2 के पास में, और यहाँ लिख देंगे x + -1। अब देखो आपको दिखाई दे रहा है m/x + a + n/x + b। अतः हम ये लाइन लिखेंगे, अतः दिया गया समीकरण m/x + a + n/x + b के रूप का है। अतः x बराबर, अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, x की वैल्यू कैसे निकलेगी वो भी हमें याद होना चाहिए। x की वैल्यू जब ऐसा होता है तो क्या होता है -mb + na/m + n। x की वैल्यू क्या होगी -mb +
बटा m प्लस n। अब यहाँ पे m a b इनके क्या लिख देंगे, मान रख देंगे। मान रखने के लिए क्या होगा, देखो जहां m बराबर क्या होगा, हमें अपने समीकरण से लेना है। m बराबर क्या होगा 1, n बराबर क्या होगा माइनस का 2, a बराबर क्या होगा 1 और b बराबर क्या होगा माइनस का 1। मान है हमारे पास में, मान रखेंगे और x की क्या निकालेंगे वैल्यू। तो x बराबर ये माइनस का चिन्ह, m की जगह रख देंगे 1 मल्टीप्लाई b की जगह रख देंगे माइनस का 1 प्लस n की जगह रख देंगे माइनस का 2 मल्टीप्लाई a की जगह रख देंगे हम 1 बटा m की जगह 1 और n की जगह माइनस का 2। तो x बराबर ये माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2 बटा 1 माइनस 2। तो x बराबर माइनस, माइनस का 1 और माइनस के 2, माइनस के कितने हो जाएंगे 3 और ये बच जाएगा माइनस का 1। माइनस से माइनस कैंसल, तो x की वैल्यू भाग देंगे तो 3 क्या आ जाएगी 3। आ गया समझ में। इस क्वेश्चन में केवल क्या होना चाहिए, वो जो आपको पीछे सूत्र दिए हुए हैं वो सूत्र याद होने चाहिए। यदि आपको सूत्र याद है तो आप उत्तर अपने आप निकाल सकते हो, बस उनको लगाने का तरीका पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस प्रकार का दिखाई देता है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन आपका है 5 बटा 3x प्लस 2 प्लस 5 बटा 2x प्लस 8 बराबर 0 को सूत्र शून्य सामुच्चय द्वारा हल कीजिए। इसके लिए क्या है, सूत्र शून्य सामुच्चय के 6 अनुप्रयोग है जो आपको याद होने चाहिए। इसमें कौन सा अनुप्रयोग लग रहा है, इसके देखो ऊपर के अंश 5 और 5 दोनों अंश क्या है समान है, अतः सूत्र शून्य सामुच्चय के तृतीय अनुप्रयोग से, भाई जब अंश समान होते हैं तब हम क्या करते हैं, हरों के योग के बराबर क्या रखते हैं 0 रखते हैं। आगे समझ में। तो इसके हल में क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले तो समीकरण लिखेंगे 5 बटा 3x प्लस 2 प्लस 5 बटा 2x प्लस 8। समीकरण में दोनों के बराबर 0 भी है, यहाँ पे अंश समान है, अतः सूत्र शून्य सामुच्चय के तृतीय अनुप्रयोग के अनुसार हरों का योग 0 रखने पर, यानी इसके जितने भी हर है उन हरों का योग क्या रखेंगे 0। तो पहले में देखो 3x प्लस 2 और दूसरे के है 2x प्लस 8, दोनों को क्या करना है जोड़ना है, बराबर क्या रखना है 0। तो 3x और 2x क्या हो जाएंगे 5x, 8 और 2 क्या हो जाएंगे 10 बराबर 0। 10 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, x बराबर माइनस 10 बटा 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 2। आगे समझ में। इस टेस्ट में जो 10 क्वेश्चन थे सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। इन क्वेश्चनों में यदि आपके कोई समस्या थी तो मेरे हिसाब से शायद अब कोई समस्या नहीं रही होगी। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, 10वीं और 12वीं कक्षाओं की जो ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई है वो आपके लिए ही की गई है, तो आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। ये नहीं है कि ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है और आप उन पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। नियमित रूप से स्टडी करोगे और नियमित रूप से जो आपको सर होमवर्क वगैरह देते हैं या टेस्ट वगैरह देते हैं वो एकदम सही ढंग से करोगे, किसी भी चीज़ में लापरवाही नहीं करोगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो इतना लंबा है कि आगे के टाइम में कवर नहीं हो पाएगा। और एक चीज़ ध्यान रख लेना, सभी अपना कार्य सही ढंग से करते रहना, क्योंकि जिस दिन स्कूलें शुरू होगी उस दिन आपको वापस शुरू से कार्य नहीं करवाया जाएगा। आपका कोर्स वहीं से शुरू होगा जहां पर ऑनलाइन चल रहा है। ये नहीं है कि ऑनलाइन कोर्स सर ऐसे ही करवा रहे हैं उसके बाद में हम ऑफलाइन और पढ़ लेंगे, नहीं।
एक बार कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही वापस पढ़ पाओगे। तो स्पष्ट रूप से इस चीज़ का ध्यान रख लेना कि ये जो भी सर आपको करवा रहे हैं उनको नियमित रूप से पढ़ोगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 घंटे की क्लास होती है, उससे ज़्यादा के वीडियो तो अपलोड ही नहीं हो पाते हैं। तो 2-2.5 घंटे की क्लास लेना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर 2-2.5 घंटे मान लो वापस होमवर्क करने में, यानी जितना भी आपको काम दिया जाता है वो करने में, तो पूरे दिन में कितने घंटे हुए? 5 घंटे। यदि आप 5 घंटे डेली पढ़ रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आएगी। वैसे आपका एक साइंस का टेस्ट हुआ था, उसमें आपका रेस्पॉन्स बहुत ही ख़राब था, क्योंकि जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनमें से 10 बच्चों ने तो टेस्ट दिया ही नहीं। अगर इसी तरीके से चलते रहोगे तो आप ही का नुकसान होगा। भाई हम अपना 100% दे रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी कुछ काम करो और हमारा सहयोग करो, हमें भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा इस पढ़ाई का, और ये जो 2 महीने सर मेहनत कर रहे हैं ये ऐसे ही चली जाएगी। धन्यवाद।